श्रोताओं नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका इस बातचीत में। मैं हूं आज आपके साथ दीपक निषाद और हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में बेहद खास मेहमान उपस्थित हैं। आप हैं आलोक मिश्रा साहब, आप विशेष न्यायाधीश हैं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जिला न्यायालय सागर में। आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू दीपक जी। श्रोताओं हम बता दें कि आज हम एक बहुत मौजूद बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और ये कानूनी विषय है क्योंकि 1 जुलाई 2024 से नए कानून हमारे देश में लागू होने जा रहे हैं। तो इस पर प्रकाश डालने के लिए आलोक मिश्रा साहब से बेहतर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं हो सकता है, इसलिए हमने आज आपको अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है। और सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे कि बहुत बातचीत चल रही है, बहुत चर्चा इस समय है कि 3 नए कानून देश में लागू होने जा रहे हैं। तो ये किन कानूनों में हम बदलाव देखने जा रहे हैं 1 जुलाई से? जज साहब नमस्कार दीपक जी, थैंक यू, आपने मुझे ये मौका दिया अपने व्यूज शेयर करने का, और सभी श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार। देखिए, जैसा कि सब जानते हैं कि 2 तरीके के केस होते हैं, एक सिविल और एक क्रिमिनल। मतलब जिनमें अपराध होता है तो वो क्रिमिनल केस कहलाते हैं। अपराध को अगर हम परिभाषित करें या अगर हम सामान्य शब्दों में समझना चाहें तो अपराध कोई ऐसा काम है जिसके लिए किसी दंड का प्रावधान किया गया है, कोई पनिशमेंट का प्रोविजन है, तो ऐसा कोई भी काम अपराध कहलाता है। तो जो अपराध से संबंधित जो भी कानून हैं, जिनको हम क्रिमिनल मेजर लॉज कहते हैं, जिनमें 3 कानून आते हैं, सीआरपीसी, आईपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट। तो ये तीनों कानून जिनका सबसे ज्यादा यूज अगर क्रिमिनल कोर्ट्स में होता है तो सबसे ज्यादा यूज इन्हीं कानूनों का होता है, और ये तीनों कानून अब समाप्त हो जाएंगे और 1 जुलाई 2024 से हम 3 नए कानून देखेंगे, जिनमें भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। जी, जैसा आपने बताया कि 3 कानून, खासकर आपने बताया कि जो क्रिमिनल लॉज हैं ये बदलने वाले हैं। तो इसमें हम ये जानना चाहेंगे कि 3 नए कानून जो हैं ये क्या हैं और किस तरह के बदलाव हम देखने जा रहे हैं। देखिए, कानून 2 तरीके के होते हैं, कई तरीके के विभाजन हो सकते हैं, लेकिन अगर उनको प्रक्रियात्मक और मौलिक विधि के तौर पर देखा जाए तो 2 ही तरीके के कानून हैं। एक मौलिक विधि होती है और एक प्रक्रियात्मक विधि होती है। मौलिक विधि क्या करती है कि अधिकार और दायित्व बताती है, ये निर्धारण करती है कि किस व्यक्ति का किस दशा में क्या अधिकार होगा और किसका क्या दायित्व होगा। और इसी प्रकार जैसे कि आप देखेंगे कि भारतीय दंड संहिता में जो अपराध दिए गए हैं, तो यदि कोई कार्य के लिए कोई पनिशमेंट दिया गया है तो वो अपराध हो जाता है। तो जिस भी व्यक्ति ने वो अपराध कारित किया है उसका दायित्व क्या होगा, वो दंड होगा। तो ये मौलिक विधि हुई। तो भारतीय दंड संहिता जो अब भारतीय न्याय संहिता होने वाली है, ये एक मौलिक विधि है जो अधिकार और दायित्व सृजित करती है। और प्रक्रियात्मक विधि, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, जो कि प्रक्रिया के बारे में बताती है आपको, तो वो प्रक्रियात्मक विधि कहलाती है। जैसे कि जो सीआरपीसी अभी एप्लीकेबल है, वो आपको ये किसी अपराध गठित होने की दशा में सबसे पहले क्या होगा, एफआईआर होगा। एफआईआर कैसे होगा, एफआईआर कौन लिखेगा, इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा, किसके द्वारा किया जाएगा, इन्वेस्टिगेशन पूरा होने के बाद क्या क्या हो सकता है, कोर्ट में मामला जाएगा तो कोर्ट में मामला जाने के बाद क्या क्या प्रोसीजर्स होंगे, कैसे जजमेंट होगा, जजमेंट होने के बाद अपील, और इस तरीके के जितने भी प्रोविजंस हैं वो हमारे प्रक्रियात्मक विधि करती हैं। तो ये प्रक्रियात्मक विधि है बाकी के दोनों, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट, और इन्हीं में जो भी हम बदलाव देखने जा रहे हैं इन्हीं विधियों में। जज साहब, जैसा कि आपने बताया कि आईपीसी और सीआरपीसी ये अब गुजरे जमाने की बात हो जाएगी, ये अब आने वाले समय में हम नहीं सुनने वाले हैं क्योंकि इन्हें नए कानून जो है रिप्लेस करने जा रहे हैं। तो ये जो नए कानून लागू होने जा रहे हैं, निश्चित रूप से ये मौजूदा जो भारतीय समाज है उसको ध्यान में रख करके बनाए गए हैं। तो इन बदलावों को एक न्यायविद के रूप में, एक न्यायाधीश के रूप में, एक कानून के अध्येता के रूप में आप कैसे देखते हैं? क्योंकि भारतीय न्याय व्यवस्था में इनका सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि क्रिमिनल केसेस में सबसे ज्यादा यूज अगर होता है तो इन्हीं 3 एक्ट्स का होता है। कि अगर हम भारतीय न्याय व्यवस्था को या जिला पालिका की जो न्याय व्यवस्था है अगर उसमें देखें, उसको अगर हम एक 4 पहिया गाड़ी के तौर पर देखें तो मैं देखता हूं कि इसके 3 पहिए बदलने जा रहे हैं, और चौथा पहिया ऑब्वियसली सिविल केसेस वो एज इट इज जैसे था वैसे वो एज इट इज रहेगा। बिल्कुल जी। तो क्या ये कानून जो कि क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड है पूरी तरीके से बदल जाएंगे या इसमें आंशिक बदलाव हुए हैं? क्या परिवर्तन हुए हैं और क्या रह जाएगा, शेष क्या रह जाएगा? देखिए, भारतीय दंड संहिता, अगर जिसको हम इंडियन पेनल कोड आईपीसी कहते हैं, सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो 29 मार्च 1857 को जो मंगल पांडे की क्रांति शुरू हुई थी, जिसे कि देश की पहली स्वतंत्रता की लड़ाई कहा जाता है, उसके बाद कहीं ना कहीं ब्रिटिश शासन में ये महसूस किया गया
कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी कुछ काम होने चाहिए, क्योंकि तब तक कोई कानून इस तरीके का बना हुआ नहीं था। तो 1860 का जो ये आईपीसी आया, इसका जो मूल वजह थी वो इनको संहिताबद्ध करना था। उसके बाद आप देखेंगे कि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 से बना हुआ है। तो ये दोनों कानून अगर हम देखें तो भारतवर्ष में लगभग 160 से 164 वर्ष तक लागू रहे और हम इनको देखते आ रहे हैं। और हम लॉ जानते हैं या नहीं जानते हैं, कहीं ना कहीं चाहे अनचाहे हम इनसे परिचित भी रहे। जैसे कि आपने दफा 302 भले ही किसी मूवी में सुना हो, मगर आपने सुना है दफा 302 या 420 आप देखें कि कोई भी इवन ग्रामीण अनपढ़ व्यक्ति भी बता सकता है, के रूप में भी इस्तेमाल होता है कि 420 का मतलब चीटिंग होता है और छल होता है। तो अब क्या होने वाला है कि अब इन चीजों के जो नंबर्स हैं, मान लीजिए हत्या का अपराध है जो दफा 302 धारा 302 कहलाता है, मगर अब वो उसका नंबर चेंज होने जा रहा है, उसका नंबर अब 103 हो जाएगा जी। 420 का अपराध जो है वो 318 हो जाएगा। तो ये कुछ चेंजेस आने वाले हैं, हालांकि काफी बड़े चेंजेस भी हैं। देश के इतिहास में पहली बार क्या होने जा रहा है दीपक जी कि आईपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट, जो 1860 का आईपीसी और 1872 का इंडियन एविडेंस एक्ट, देश के इतिहास में पहली बार बदले जाएंगे। जहां तक सीआरपीसी की बात अगर हम करें तो सीआरपीसी 1973 का अभी चलता है, तो ये हम दूसरी बार चेंज करेंगे। इसके पहले 1898 का सीआरपीसी था। तो काफी सारे इनमें चेंजेस हुए हैं। और जहां तक आपने बात की कि जो सब कुछ बदल जाएगा, नो डाउट सब कुछ नहीं बदलने वाला है, क्योंकि रातों रात कुछ भी नहीं बदल सकता। अगर 160 या 164 साल आप किसी कानून को लेकर चले हैं तो वो एकदम से रिपील्ड नहीं हो सकते, ओझल नहीं हो सकते। और जहां तक पुराने मामलों की बात है तो हर कानून में एक रिपील्स एंड सेविंग्स क्लॉज होता है। रिपील्स बात करता है कि हम पुराने कानून को रिपील कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। और सेविंग्स जैसा कि नाम से शो हो रहा है कि वो सेव करता है प्रोसीडिंग्स जो पहले हो चुकी हैं, मान लीजिए, या पेंडिंग है। आईपीसी के केसेस जो पेंडिंग हैं या जो जिनमें जजमेंट्स हो चुके हैं, उनका क्या होगा, तो उनको सेव किया जाता है। तो इन तीनों एक्ट्स में अपने अपने रिपील एंड सेविंग्स क्लॉज है। तो पुराने मामले चलते रहेंगे। लेकिन अगर टेक्निकली बात करें या एज एन एक्सपर्ट बात करना चाहे किसी से, तो कुछ स्टेजेस पर डिपेंड करेगा ये चीज कि कौन सा मामला किस स्टेज पर है जी। अलग अलग प्रोविजंस किए गए हैं अलग स्टेज के लिए। अगर मान लीजिए मामला अमुक स्टेज पर है तो सीआरपीसी अप्लाई होगा, अगर मामला किसी और स्टेज पर है तो हो सकता है कि नया प्रोविजंस लागू। केस टू केस ये डिपेंड करेगा। और आपने बताया कि रिपील एंड सेविंग्स का जो प्रोविजन है वो तो है ही, बिल्कुल उस मामले को डील करने के लिए। एक बात और मैं यहाँ जो कहना चाहूंगा कि 1 जुलाई 2024 के पहले अगर कोई अपराध हो चुका है, मान लीजिए कोई भी ऑफेंस हुआ है जिसके लिए जो पनिशमेंट है, अगर वो 1 जुलाई 2024 के बाद बढ़ा दिया गया है पनिशमेंट, तो किसी भी अक्यूज्ड को, किसी भी अभियुक्त को बढ़ा हुआ पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा। पहली बात। दूसरा, अगर कोई नया अपराध 1 जुलाई 2024 के बाद लागू हुआ है, तो अगर ऐसा कोई कार्य जो ये अपराध है और 1 जुलाई 2024 के पहले हो चुका था, तो वो दंडनीय नहीं हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी अपराध जिस डेट को जिस दंड से दंडनीय होता है, उससे बढ़ा हुआ दंड, उससे ज्यादा दंड नहीं दिया जाएगा, नहीं दिया जा सकता। तो उसमें ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन जी। कुछ ऐसे भी अपराध हैं, यदि आप बताना चाहें उदाहरण के तौर पर, जिनमें प्रोविजन या प्रावधान था दंड का, जो अभी नए भारतीय दंड संहिता के हिसाब से या 1 जुलाई 2024 से जो कानून लागू होने जा रहा है उसके हिसाब से बढ़े हुए सजा के रूप में देखा जा रहा है। जैसा कि आप देखेंगे कि जो महिलाओं के विरुद्ध अपराध हैं या बालकों के विरुद्ध अपराध हैं, उनमें कुछ पनिशमेंट्स काफी बढ़ाए गए हैं। और एक जो घोर उपति जिसको हम कहते हैं, कि जिसको सामान्य भाषा में देखा जाए तो किसी की हड्डी टूट जाती है या किसी की मारपीट में कुछ हाथ या पैर में इंजरी ऐसी आती है जिससे फ्रैक्चर हो जाता है, उसको घोर उपति हम कहते हैं। बट अगर ऐसी घोर उपति होती है जिससे कि आपका शरीर बिल्कुल खराब होने लगता है और ऐसा होता जाता है, तो इस ऑफेंस को अब अलग से परिभाषित किया गया और इसके लिए दंड बढ़ाया गया। जैसा कि आप एक्सीडेंट्स के जो मामले हैं, मान लीजिए रोड एक्सीडेंट्स का जिसमें डेथ हो जाती है किसी की, उसके लिए भी पनिशमेंट को काफी बढ़ाया गया। जी, बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसमें दंड के प्रावधान को बढ़ाया गया है। जज साहब, यहाँ पर चर्चा में थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहेंगे। और हमने आईपीसी की बात की, हमने सीआरपीसी की बात की और कैसे नया कानून उन्हें रिप्लेस कर रहा है। अब हम बात करते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की। 2023 में जो कि ये एक्ट पार्लियामेंट से पारित हुआ है और कानून के रूप में बदला है, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में क्या क्या बदलाव किए गए हैं?
भारतीय साक्ष्य अधिनियम की अगर हम बात करें तो मैं सहजता से इस बात को कह सकता हूं कि जो सबसे कम चेंजेस अगर आए हैं तो वो हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में आए हैं। और ये प्रोविजंस करता है कि कोर्ट में क्या एविडेंस होगा, क्या साक्ष्य क्या होगा, किन बातों का साक्ष्य दिया जाएगा, साक्ष्य देने के लिए सक्षम कौन होगा, किस साक्षी से क्या प्रश्न किए जा सकेंगे, क्या प्रश्न नहीं किए जा सकेंगे, क्या ऐसी भी कुछ बातें होंगी जिनके लिए किसी साक्षी को उत्तर देना आवश्यक नहीं होगा, जरूरी नहीं होगा, क्या एक ट्रायल में अगर दो मुलजिम एक साथ हैं, एक मुलजिम दूसरे मुलजिम के लिए कोई बात कहता है तो उसको कैसे यूज किया जाएगा, और बहुत तरह की बातें ये, क्योंकि एविडेंस के बारे में सारा प्रोविजन करता है। तो इसमें अगर हम मेजर चेंजेस की बात करें, बड़े बदलाव की बात करें, तो जैसा कि इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के जमाने में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक चीजों का जितना यूज बढ़ा है, सोशल मीडिया हो या जो ट्रांसफर्स हैं, ऑनलाइन पेमेंट, डिजिटल युग में हम जी रहे हैं, इनसे जो अपराध के तरीके बदले हैं। बिल्कुल। तो एविडेंस का भी जो मोड है वो चेंज हुआ है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो है हमारे पास, जो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स है हमारे पास, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग हो सकता है, आपका स्क्रीनशॉट हो सकता है, कोई कंप्यूटर में कोई स्टोरेज हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। और ये इतने संवेदनशील चीजें हैं कि इनमें टेम्परिंग बड़ा इजीली किया जा सकता है। किसी भी वीडियो को या ऑडियो को एडिट करना बहुत इजी होता है, और एक आम आदमी के लिए कई बार इसको समझ पाना या पकड़ पाना इजी नहीं होता है। तो इसके बारे में जो कुछ प्रोविजंस हैं, जो पहले सर्टिफिकेट हुए करते थे, उसको उन्होंने और व्यापक किया है, और 2 सर्टिफिकेट अब आएंगे, और उसमें सारी टेक्निकल बातों को लेने की कोशिश की गई है, ताकि हम अगर कोई टेम्परिंग इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में हुआ है तो उसे या तो टेम्परिंग ना हो पाए, और अगर हुआ है तो हम उसे पकड़ पाए। तो एक तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के बारे में, दूसरा जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है उसको इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के बारे में ही और थोड़ा व्यापक किया गया है कि प्राइमरी एविडेंस, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस किसको माना जाएगा। थोड़ा सा टेक्निकल क्योंकि चेंजेस है, क्योंकि डे टू डे लाइफ से कोई इनका लेना नहीं है, बट एविडेंस के लिहाज से देखा जाए तो ऑल ओवर इंडिया हर केस पर इंडियन एविडेंस एक्ट लागू होता है। दूसरा जो सेकेंडरी एविडेंस है उसमें कुछ मौखिक और लिखित स्वीकृतियों को भी सेकेंडरी एविडेंस के तौर पर मान्यता दी गई है। तो ये कुछ चेंजेस हैं इसमें। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को लेकर के खास तवज्जो दिया गया है, और समय के साथ जो बदलाव हुआ है, अपराध के तरीके बदले हैं, तो कैसे उन चीजों को सुरक्षित तरीके से साक्ष्य के रूप में इकट्ठा किया जाए, इस पर ध्यान दिया गया है। और आगे बढ़ना चाहेंगे हम, और भारतीय न्याय संहिता 2023 में जो बड़े बदलाव किए गए हैं, क्या वो महत्वपूर्ण बदलाव है, और उन बदलावों की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि एक आम जनता ये भी बात समझना चाहती है कि ये कानून तो हमारे पास पहले से थे ही, आखिर इनमें इतने बड़े बदलाव की जरूरत, पूरी तरीके से एक शिफ्ट होता है, पैराडाइम शिफ्ट, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? जी देखिए, जैसा हमारा समाज की तरह जो है कानून भी प्रगतिशील और परिवर्तनशील होता है। जैसे जैसे समाज में उन्नति होती है, नए बदलाव होते हैं, उनसे विधि के क्षेत्र में भी कई सारी नई चुनौतियां आती हैं, और जिन्हें कानून में बदलाव करके या नया कानून लाकर ही इनको साधना होता है। जैसे कि अभी बात की हमने कि इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की जो क्रांति आई, उसने काफी कुछ बदला। सोशल मीडिया, आप देखेंगे कि कोई भी एक छोटी सी चीज आज इतनी जल्दी लोगों तक, लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच सकती है जिसका हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट्स की बात की जाए, या बहुत सारी चीजें जो चेंज हुई हैं, इसने हमें बहुत सहूलियत दी है, लेकिन बहुत सारे कुछ नए अपराध भी सामने आए हैं। आपने देखा होगा कि ऑनलाइन ट्रांसफर्स में या फिशिंग और इस तरीके के बहुत सारे, जो कि धीरे धीरे संस्थागत रूप लेता जा रहा है। जैसे जैसे समाज में जो भी चेंजेस आए हैं, उनको कोप अप करने के लिए नए कानून बनाने की या उनमें पुराने कानूनों में चेंजेस की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इन तीनों कानूनों में बदलाव का एक बहुत बड़ा कारण माननीय सर्वोच्च न्यायालय के बहुत सारे समय समय पर दिए गए निर्णय भी रहे हैं। जैसा कि आप देखेंगे कि एक अडल्ट्री का, एक जारता का कानून जो हुआ करता था, उसे जोसेफ शाइन के जजमेंट में अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया, तो वो अब कानून नहीं रहा। जैसे कि समलिंगता के बारे में नाज फाउंडेशन का जजमेंट आया। इसी तरीके के बहुत सारे, किसी अभियुक्त की गिरफ्तारी के बारे में जजमेंट्स आए, अभियुक्त को हथकड़ी लगाने के बारे में आए, और जमानत को लेकर बहुत सारे जजमेंट्स आए, विटनेस के लिए आए, या जिन पॉइंट्स पर लॉ नहीं था उन्होंने अगर अपनी गाइडलाइंस दी थी, तो ये सब भी उसका कहीं ना कहीं बहुत वजह बने, और आज हम देख रहे हैं कि ये तीनों कानून हमारे सामने आने वाले हैं।
जी, जैसा अब आखिरी में चलते चलते आपसे हम जानना चाहेंगे कि वो कुछ महत्वपूर्ण बदलाव जिसके बारे में आप हमारे श्रोताओं को कुछ विस्तार से बताना चाहें कि क्या बदलाव किए गए हैं, क्या महत्वपूर्ण बदलाव है खासकर जिन्हें जानना एक आम आदमी को जरूरी है। क्योंकि आपने एक आम आदमी के लिहाज से बात की है तो मैं उसी तक अपने आप को सीमित रखूंगा कि भारतीय दंड संहिता की अगर हम बात करें, जैसा कि मैंने बताया आईपीसी में जो अपराध, कोई भी कार्य क्यों अपराध है, क्योंकि उसके लिए पनिशमेंट का प्रोविजन किया गया है और ये बातें भारतीय दंड संहिता में लिखी गई हैं। भारतीय दंड संहिता में लिखा गया है कि धारा 302 अर्थात हत्या करने के लिए आपको आजीवन कारावास या मृत्यु दंड हो सकता है। तो अगर कोई अपराध या कोई काम ऐसा है जिसके लिए दंड नहीं है तो वहां वो अपराध नहीं माना जाता। तो अब क्योंकि भारतीय न्याय संहिता नई आने वाली है तो अगर इसमें हम देखें कि भारतीय दंड संहिता में आईपीसी में कुल सेक्शंस 511 सेक्शन थे, 511। अब भारतीय न्याय संहिता में 358 सेक्शन हो चुके हैं। कम हो गए हैं या हम कहें कि कई एक से अधिक अपराधों को एक सेक्शन में दिया गया है। बिल्कुल एक साथ रख दिया गया है ताकि और उसको इजी किया जा सके। पहले 481 अपराध थे और अब 465 अपराध हैं। ऐसा नहीं है कि अपराध कम हुए, जैसा कि मैंने बताया कि एक धारा में 2 या 2 से ज्यादा भी अपराध मर्ज कर दिए गए हैं, कुछ अपराध समाप्त हो गए हैं। मृत्यु दंड का प्रावधान पहले आईपीसी में सिर्फ 13 ऑफेंस के लिए था, लेकिन अब 16 के लिए हो गया। इसी तरीके के कुछ पनिशमेंट में चेंजेस हुए हैं। 21 नए तरह के अपराध बनाए गए हैं। 36 पनिशमेंट जो ऑफेंस है उनमें पनिशमेंट चेंज किया गया है। तो ये आंकड़ों की दृष्टि से अगर हम चेंज देखें, बड़ा एक व्यवस्थित करने की भी कोशिश की गई है एक्ट्स को। जैसे कि आप देखेंगे कि डेफिनेशंस को अल्फाबेटिकली अरेंज किया गया है। पहले अल्फाबेटिकली नहीं था, अब आप डिक्शनरी की तरह देख सकते हैं कि विक्टिम वी पर ही आएगा। तो ये कुछ चेंजेस हैं। मानवीय पहलू की अगर बात करें तो ध्यान दिया गया है। जैसा आप देखेंगे कि ट्रांसजेंडर्स को मुख्य धारा में लाने के लिए बड़े लंबे समय से प्रयास चले। तो ये आईपीसी जो भारतीय न्याय संहिता में पहली बार ट्रांसजेंडर को, मेल फीमेल के साथ ट्रांसजेंडर को भी एक जेंडर के तौर पर मान्यता दी गई है। कम्युनिटी सर्विस का जो पनिशमेंट है ये एक बहुत बड़ा चेंज है। ये जो पनिशमेंट के लिहाज से देखा जाए तो एक रिफॉर्मेटिव इसको चेंज कहा जा सकता है, सुधारवादी परिवर्तन है। बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे प्रायोरिटी आप देखेंगे कि भारतीय दंड संहिता में 1860 में, जैसा मैंने बताया, बनी थी। तो जो सबसे पहला अपराध था, जो चैप्टर्स जो शुरू होते थे, वहां सबसे ऊपर राज्य को रखा गया था। राज्य के विरुद्ध किए जाने वाले अपराध सबसे आगे आते थे। उसके बाद मिलिट्री, नेवी, पब्लिक सर्वेंट्स और उसके बाद कहीं जाकर अन्य अपराध आते थे। लेकिन अब महिला और बालकों के विरुद्ध अपराधों को वरीयता दी गई है और सबसे आगे रखा गया। माइनर की जगह अब चाइल्ड शब्द यूज हो रहा है। तो मतलब जो चाइल्ड की परिभाषा है उसका मतलब है कि 18 साल से कम। तो जिसके लिए पहले माइनर इस्तेमाल किया करते थे, जिसके लिए माइनर था, लेकिन पुरुष और महिला के लिए अलग अलग था। मान लीजिए लड़की है तो 18 साल, लड़का है तो 16 साल, कुछ सेक्शंस में ऐसा था। और महिलाओं के लिए या बच्चों के लिए जो अपराध थे, जो उनमें भी जो बलात्कार के जो अपराध थे स्पेशली, उनमें 18 साल, 16 साल, 12 साल कुछ तरीके के क्लासिफिकेशंस थे जो अब बिल्कुल नहीं रहेंगे, समाप्त हो जाएंगे। कई अपराध जैसा कि समाप्त किए गए, जिनमें मेन अगर देखें तो एक राजद्रोह का अपराध है, जिसको सरकार के विरोध में अगर कोई भी बात किसी ने कही है तो उसको एकदम राजद्रोह माना जाना लगा था। बट सेडिशन जिसे कहा करते थे। सेडिशन, करेक्ट जी। अब विधायिका ने इसको समाप्त कर दिया है क्योंकि उनको लगता है कि संविधान में जो विचार और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता दी गई है वो सर्वोच्च प्राथमिकता की होनी चाहिए। उसको थोड़ा चेंज किया गया है, ये कह सकते हैं। बट राजद्रोह अब कोई अपराध नहीं। ऐसे ही आत्महत्या का प्रयास करने का जो अपराध था, कोई आत्महत्या करने की कोशिश करता है और बच जाता है तो उसके लिए पनिशमेंट का प्रोविजन था, उसको समाप्त कर दिया गया है। प्रकृति विरुद्ध अपराध जो हमने बात की, जो समलैंगिकता से संबंधित प्रावधान थे या जारता थी, इस तरीके के प्रोविजंस अब समाप्त हो गए। नए अपराध जिनकी बात की जाए जो जोड़े गए हैं, उनमें काफी सारे नए ऑफेंसेस जुड़े हैं। पहली बार हम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, संगठित अपराध, हम सुनते जरूर हैं कि संगठित अपराध, क्योंकि जो संगठन बनाकर और बड़े सिस्टमेटिक तरीके से रैकेट चलाकर संस्थागत तौर पर किए जा रहे हैं, लाइक अ कंपनी, तो उनको अलग से परिभाषित किया गया है और उनके लिए अलग से प्रोविजंस हैं। पैटी ऑर्गेनाइज क्राइम की बात की जा रही है। टेररिस्ट एक्ट को पहली बार डिफाइन किया गया है आईपीसी में और इसको अलग से अपराध के तौर पर देखा जा रहा है। अपराध करने के लिए बच्चों को, बालक से, जैसा मैंने बताया कि 18 वर्ष से कम, उनको हायर करने की एक नई टेंडेंसी बढ़ी है, क्योंकि कहीं ना कहीं
कानून कहें या जरूरत कहें या बच्चों का जो समझ है उतनी नहीं थी, तो इसको बच्चों के माध्यम से जो लोग अपराध कराते हैं या उनको हायर करते हैं उसके लिए एक नया कानून बनाया गया है। विवाह का वचन देके भी जो संबंध महिला के साथ बनाए जाते थे, झूठा वचन, और उसको एक अलग तरीके का अपराध बनाया गया है। मॉब लिंचिंग आपने सुना है। मॉब लिंचिंग बिल्कुल एग्जैक्ट शब्द यूज ना हुआ हो, लेकिन मॉब लिंचिंग अब एक अपराध होगा। भीड़ द्वारा जो है हिंसक भीड़ द्वारा उसे कुछ इस तरीके से परिभाषित किया गया है कि 5 से ज्यादा लोग अगर किसी व्यक्ति को समुदाय, लिंग, जन्म स्थान या भाषा आदि इस तरीके के किसी आधार पर उसके साथ कोई अपराध करते हैं या हत्या कर देते हैं उसकी, तो मॉब लिंचिंग उसको कहा जी। अन्य किसी आधार पर नहीं, बट इन आधारों पर अगर जो कैटेगरी जो दी गई है उसमें स्पेसिफिकली। चेन स्नेचिंग अब एक नया ऑफेंस आ गया। हिट एंड रन आपने सुना था कि हिट एंड रन हालांकि अभी लागू नहीं है, लेकिन आपने कोई एक्सीडेंट किया और आप बिना सूचना दिए पुलिस को या मजिस्ट्रेट को आप वहां से भाग जाते हैं और उसमें डेथ हो जाती है किसी की, तो ये अपराध थोड़ा गंभीर बनाया गया, जो कि अभी लागू नहीं हुआ है। और भी इस तरीके के कुछ अपराध जो है जोड़े गए हैं। जी, जज साहब आपने बहुत विस्तार से बताया। निश्चित रूप से जो श्रोता हमें सुन रहे हैं, निश्चित रूप से उन्हें इन तीनों कानूनों के बारे में बहुत गहराई से जानकारी मिली होगी और बहुत साधारण शब्दों में आपने बताया। जी, और कुछ आप जोड़ना चाहते हैं? बस एक तीसरा जो कानून हमारा जो प्रक्रियात्मक विधि, जिसको हम दंड प्रक्रिया संहिता और अब जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता होगी, उसके अगर कुछ चेंजेस देखें तो उसमें बड़े पॉजिटिव और बहुत अच्छे चेंजेस हुए हैं। प्रोसीजर में चेंज होने से क्या है, एक तो प्रोसीजर का इम्पैक्ट सभी क्रिमिनल जस्टिस डिलीवरी सिस्टम के स्टेक होल्डर्स हैं, सभी के पास आता है। तो अगर चेंजेस की हम बात करें तो इसमें बड़े पॉजिटिव चेंज हैं, जिनसे स्पीडी जस्टिस की तरफ हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर मैं इनको प्रायोरिटी वाइज अगर आपके साथ शेयर करना चाहूं, जो मुझे लगता है, तो सबसे पहला जो चेंज है वो इसमें यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी है। आज हम ऑडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स या ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के माध्यम से कोई भी कार्यवाही, चाहे एविडेंस हो या और भी कोई कार्यवाही हो, समन्स इश्यू करना, अरेस्ट वारंट इश्यू करना, ये सब सारी कार्यवाही, इवन जजमेंट, इवन अपील, ये सभी इलेक्ट्रॉनिकली होने वाला है। तो जो पेपरलेस कोर्ट्स की जो संकल्पना है उसकी तरफ ये एक बहुत सकारात्मक और बड़ा प्रभावी कदम है। इवन पुलिस की भी कुछ प्रोसीडिंग्स को रिकॉर्ड करने की बात इसमें कही गई है। लाइक कहीं कोई सीजर होता है तो जो वो बाद में ऑब्जेक्शंस होते हैं कि नहीं, ये यहाँ से ये चीज सीज नहीं हुई थी, प्लांट की गई, तो इन सबको काउंटर करने के लिए विधायिका ने इस तरीके के प्रोविजंस किए हैं। दूसरा, पीड़ित जो अपराध जिसके विरुद्ध किया गया है या जिसने अपराध से कोई क्षति या हानि जिसको पहुंची है, उसको पहली बार जो है मान्यता दी गई है या उसको कहें कि उसको एक हिस्सा माना गया है क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में। तो अभी तक जो उसको अधिकार था वो सिर्फ प्रतिकर पाने का था, लेकिन अब उसको राइट टू पार्टिसिपेट, अब वो एफआईआर करने से लेकर जजमेंट, इवन अपील तक के प्रोविजंस में वो पार्टिसिपेट कर सकता है। राइट टू इन्फॉर्मेशन के तौर पे देखें तो उसको इन्वेस्टिगेशन का प्रोग्रेस क्या हुआ है ये उसको जानने का अधिकार है। राइट टू कंटेस्ट, मान लीजिए पहले केसेस विड्रॉ कर लिए जाते थे सरकार के द्वारा, उसको पता भी नहीं है कि मेरा केस विड्रॉ हो गया, अब उसको बिना सुनवाई का अवसर दिए ऐसा नहीं होगा। विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम, क्योंकि कोर्ट साक्षी की नजर से ही घटना को देखता है। जैसे हम किसी नॉवल को पढ़ते हैं या कोई किस्सा कहानी सुनते हैं तो हम एक इमेजिनरी सिचुएशन ड्रॉ करते हैं, तो हम उस तरीके से अनुमान लगाते हैं। तो इसी तरीके से विटनेस का जो प्रोटेक्शन है ये बहुत बड़ा स्टेप है। टाइमलाइंस, क्योंकि हर चीज के लिए अभी तक कोई समय सीमा नहीं थी, लेकिन अब हर चीज के लिए समय सीमा तय करने की इसमें बात की गई है। लाइक एफआईआर, अगर आपको लगता है कि इस मामले में जांच होनी चाहिए एफआईआर से पहले, तो 14 दिन की ही जांच की जा सकती है। कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं, फर्दर इन्वेस्टिगेशन है, कमिटल है, चार्ज है, जजमेंट्स हैं, इन सभी के लिए कहीं ना कहीं एक टाइमलाइन उन्होंने दी है। एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात, अगर कोर्ट के एस्पेक्ट से और समाज के एस्पेक्ट से भी हम बात करें, जी बिल्कुल, तो एक ऐसे व्यक्ति भी, उनका भी एक वर्ग था, ऐसे अपराधियों का एक वर्ग है जो कि अपराध करने के बाद गायब हो जाते हैं और मिलते ही नहीं, तो उनका ट्रायल नहीं हो पाता है और जब तक वो मिलते हैं, पकड़े जाते हैं, तब तक उस मामले के गवाह या तो रहते नहीं है या उनको जीत लिया जाता है, तोड़ लिया जाता है। तो ये बड़ी समस्या बनी हुई थी, लेकिन अब इसमें हमारे जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में ट्रायल इन एब्सेंशिया का भी प्रोविजन किया गया है कि यदि अभियुक्त नहीं भी मिल रहा है
तो उसका ट्रायल पूरा किया जा सकता है। इवन उसके अगेंस्ट सजा का जजमेंट भी दिया जा सकता है। तो अब स्थिति क्या होगी कि अगर वो 20 साल बाद भी पकड़ कर आएगा तो वो सजा भुगताने के लिए उसको जेल भेजा जाए। तो ये बहुत अच्छा है। एक और हमने बात की कम्युनिटी सर्विस की। जी। कम्युनिटी सर्विस बहुत अच्छा एक प्रयोग है जो कि एक सकारात्मक या माइल्ड सजा के तौर पर हमारे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समय समय पर पेड़ लगाने के या इस तरीके के ऑर्डर किए जाते रहे हैं। साफ सफाई स्वच्छता की बिल्कुल बिल्कुल, जिससे समाज का भला होता है और जिसके लिए हम आपको कोई रेम्यूनरेशन, कोई आपको पैसा या पारितोषण नहीं देने वाले हैं। एक और बात जो सबसे लास्ट में जो पब्लिक सर्वेंट्स के लिए आती है या जो प्राइवेट मामलों में, प्राइवेट परिवाद के केसेस में आती है, पब्लिक सर्वेंट्स बड़े इजी होते हैं जिनके अगेंस्ट कोई भी प्राइवेट कंप्लेंट या शिकायत कर सकता है, क्योंकि उनका काम डे टू डे वर्किंग जो है जुड़ा हुआ है और कई बार जनता से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल जनता से जुड़ा हुआ है। पुलिस को देखें या और रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं हमारे या सभी पब्लिक सर्वेंट्स, तो उनकी कंप्लेंट्स में अब उनको एक डबल प्रोटेक्शन जैसी बात की गई है। एक तो उनके विरुद्ध अगर कोई परिवाद आया है तो एक तो कोर्ट को उनको सुनना पड़ेगा कि आपने जो ये एक्ट किया है वो ऐसी क्या परिस्थितियां हुई कि आपको करना पड़ा। दूसरा, उनके सुपीरियर ऑफिसर से एक रिपोर्ट भी बुलानी पड़ेगी। तो वहां उनका एक प्रोटेक्शन है जो कि पहले से एक प्रोसिक्यूशन सैंक्शन के तौर पे था। इसके अलावा अब ये दो चीजें आ जाती हैं। प्राइवेट कंप्लेंट ऐसे भी अगर किसी अन्य प्राइवेट व्यक्ति का भी माने तो किसी के अगेंस्ट कोई भी करता था, लेकिन अब संज्ञान लेने से पहले अभियुक्त को सुनना जाने का प्रोविजन है। तो हो सकता है कि वो एक ऐसी बात बता सकता है कि जिससे वहीं प्रोसीडिंग समाप्त हो जाए, जो कि बहुत लंबे समय में एक एक्विटल का जजमेंट होने के बाद समाप्त होती। तो आज हम उनको अभी और बहुत जल्दी समाप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके के कुछ प्रोविजंस हैं। जी, बहुत परिवर्तन किए गए हैं। आपने बहुत ही विस्तार से और बहुत सरल तरीके से जैसा आपने हमारे आम जनता की जानकारी के लिए जानकारी दी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, और इसमें सारे लोगों का ध्यान रखा गया है। पीड़ित का ध्यान रखा गया है, साक्षी का ध्यान रखा गया है, निजी व्यक्ति का ध्यान रखा गया है। सबसे बड़ी बात है कि आपने बताया हर चीज की एक समय सीमा, टाइमलाइन तय की गई है कि समय सीमा के अंतर्गत चीजों का निपटारा या उसकी प्रक्रिया को किया जाना है, और निश्चित रूप से इससे न्याय प्रक्रिया तेज होगी। और यह कानून जो है प्रगतिशील है, सुधारवादी है, और समय के साथ परिवर्तन होना ये सृष्टि का नियम है। तो ये परिवर्तन हुआ है और 1 जुलाई 2024 से ये नए कानून हमें देखने को मिलेंगे, और निश्चित रूप से हम ये उम्मीद करते हैं कि इससे आम जनता का भला होगा, न्याय प्रक्रिया तेज होगी और केसेस जल्दी जल्दी निपटाए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं आलोक मिश्रा साहब, विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जिला न्यायालय सागर से हमारे बीच आए। आपने अपने व्यस्तम कार्यक्रम में से हमारे लिए वक्त निकाला, हमारे श्रोताओं से बातचीत की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद दीपक जी, थैंक यू।